नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। महाराष्ट्र में बदले जाएंगे औरंगाबाद उस्मानाबाद के नाम। सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दिया चौंकाने वाला बयान, का हम सब पर हो सकते हैं हमले। नीट पेपर लीक पर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार की कमेटी को कहा 30 सितंबर तक दें पूरी रिपोर्ट। बिहार में आरक्षण पर नीतीश कुमार की बड़ी टेंशन, भड़के तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब कोई नहीं बोल रहा। राहुल गांधी को गिरिराज सिंह का चैलेंज, ईडी के रेड दावे पर बोले बताए कौन आपको फोन कर रहा है। कमांडर की मौत से गुस्सा हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे कई रॉकेट। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को हरी झंडी दी जिसमें राज्य के 2 शहरों का नाम बदलने का फैसला किया गया था। महाराष्ट्र सरकार के जरिए राज्य के औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। देश की शीर्ष अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने राज्य सरकार के फैसले में किसी तरह की वैधानिक चुनौती नहीं देखी और उसे सही ठहराया। इसके बाद याचिकाकर्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आएगा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ और अदालत ने इस याचिका को खारिज कर महाराष्ट्र सरकार के फैसले को हरी झंडी दिखा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाम बदलना सरकार का अधिकार होता है, इसकी न्यायिक समीक्षा की जरूरत नहीं होती है। हाई कोर्ट ने आपकी बात सुनकर ही विस्तृत आदेश दिया है, हम उसमें दखल नहीं देंगे। इससे पहले 8 मई को हाई कोर्ट ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था। कोर्ट ने कहा था कि फैसला कानूनी रूप से सही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान पर ब्रिगेडियर ने कहा है कि आज खोज और बचाव अभियान का 4था दिन है और रास्ता खोला जा रहा है ताकि यहां पर उपकरण पहुंच सके। उन्होंने कहा है कि यहां पर घर और दुकानें थीं, लेकिन पानी के बहाव से सब कुछ बह गया और टूट चुका है। सर्च ऑपरेशन का 4था दिन है। कल शाम 6 बजे हमारा जो बेली ब्रिज है 24 टन लोड क्लासिफिकेशन, वो हम थ्रू कर चुके हैं और उससे अभी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पहुंच पाए हैं। ये पुंजरी मट्टा है जो कि एक इस लैंडस्लाइड का जो एक्सट्रीम अपस्ट्रीम जो एरिया है, इसके आगे तकरीबन और 500 मीटर 1 किलोमीटर तक जहां लोग बस रहे थे उधर डैमेज हुआ है। बट दिस इज मोर और लेस एट द वेरी सोर्स ऑफ द लैंडस्लाइड, द फार्देस्ट एंड वेयर देयर इज हैबिटेशन। तो यहाँ पे अभी आराम से आप लोग पहुंच चुके हो, गाड़ियां की हरकत हो चुकी है और जो रास्ता है उसको खोला जा रहा है ताकि यहाँ पर भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट पहुंच सके। जहां हम खड़े हैं ये स्लोप पूरा, यहाँ पे घर थे, दुकानें थी और हैबिटेट था। और अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरे जो पानी का स्वेल आया था उससे ये घर बह गए हैं और टूट चुके हैं पूरी तरह से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव अभियान पर कहा है कि पूरे उत्तराखंड में राहत बचाव अभियान जारी है, सभी विभाग अलर्ट पर हैं। मैं खुद भी लिंचोली और गुप्तकाशी गया था। अब तक 5000 लोगों को बचाया गया है, लगभग 1000 लोग धाम पर हैं। अगर मौसम सही रहता है तो शाम तक लोग को निकाल लिया जाएगा। उत्तराखंड के अंदर बचाव और राहत के कार्य चल रहे हैं। लगातार सभी विभाग अलर्ट मोड में है और सभी को कहा गया है। और मैं स्वयं भी घनसाली गया था, जखनाली गांव में गया था और साथ में मैं लिमचौड़ी और गुप्तकाशी गया था। वहां पर मैंने सभी 4 धाम श्रद्धालु जो केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे उनसे भी मैं मिला हूं। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है। 5000 किया गया और जो लोग अभी बचे हुए हैं लगभग 1000 के लगभग लोग धाम पर हैं और मौसम यदि ठीक रहता है तो आज शाम तक सभी को निकाल लिया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री जी भी लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी
पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहाँ से हो रही है और MI भी वहाँ से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है। अन्य सहायता भी जो ATF एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई। शिवसेना यूबीडी के नेता संजय राउत ने कहा है कि जो भी लोकतंत्र बचाने के लिए सरकार के खिलाफ जोर शोर से अपनी आवाज बुलंद कर रहा है उन सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। कानून व्यवस्था कहाँ है इस राज्य में? जोर जबरदस्ती यही उनका कानून है और जोर जबरदस्ती से यहाँ राजनीति चलाई जा रही है और दिल्ली से उसका नियंत्रण हो रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर, गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। लेकिन जब से इस देश में 10 साल में हमने देखा है बीजेपी का शासन जहां जहां है या बीजेपी की पुरस्कृत शासन है जैसे महाराष्ट्र में, वहां लोकतंत्र का, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई वजूद नहीं रहा। अब जिस विधायक का आप नाम ले रहे हो वो तो सत्ताधारी पार्टी का है एक विधायक, और दूसरा विधायक जो है जितेंद्र आवाज वो विपक्ष का है। दोनों के ऊपर हमले होते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने कहा है कि हमारे राज्य में हेमंत सोरेन को 5 महीने तक जेल में इसलिए रखा गया क्योंकि वो एक लोकप्रिय नेता हैं। अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो भाजपा लोकप्रिय नेता की छवि खराब करने की कोशिश करेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से रेल हादसे हो रहे हैं उससे सवाल उठता है कि क्या आप बजट का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पूरे MP इलेक्शन भर उन्हें जनता से दूर रखा गया, उन्हें भ्रष्टाचारी कहकर उनके इमेज को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता सब समझती है, जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और हमारे रिजल्ट और ज्यादा अच्छे हुए। और अभी विधानसभा चुनाव भी कई स्टेट्स में होना है, हमारे स्टेट में भी, तो इस समय भी कोशिश करेगी भाजपा कि जो लोकप्रिय नेता हैं उनकी छवि को खराब किया जाए और उन्हें परेशान किया जाए, ताकि इलेक्शन में वो सोच रही है कि शायद उनको ज्यादा फायदा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, जनता सब समझती है। और रेलवे मंत्री ने कहा है कि वो रील मिनिस्टर नहीं रियल मिनिस्टर हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं। जी देखिए, लगातार जिस तरह से हमारे देश में ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, उससे सवाल उठता है कि आप जो बजट है उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। आप एक तरफ वंदे भारत ट्रेन निकालते हैं, लेकिन ट्रेन की पटरियां ही खराब है, वही जर्जर है। आप पहले उसे दुरुस्त कीजिए, उसके बाद ट्रेन दोहराइए। आपने देखा अभी हाल में 2-3 दिन पहले ही हमारे झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल का एक्सीडेंट हुआ, 20 लोग घायल हुए, 2 लोग मारे गए। तो ये रेल की पटरियां वो डीरेल हो गई थी, आखिर क्यों हो रही हैं? तो जो बेसिक चीजें हैं पहले उनको ठीक कीजिए, उसके बाद लाइए। वंदे भारत ट्रेन से क्यों नहीं लोग जा रहे हैं? इसलिए कि उसका किराया तो ज्यादा है और टाइम लगभग वही है जो शताब्दी वगैरह ट्रेन में है। टाइमिंग भी उसकी बहुत गलत है। जहां कहीं पर मान लीजिए जो गेट बंद होते हैं वो ठीक से बंद नहीं होते, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में बहुत तेज रफ्तार ट्रेन अभी तक हमारे देश में चलाने लायक स्थिति नहीं बनी है। तो यही हम लोग कहते हैं कि आप विदेशों की नकल जरूर करते हैं, लेकिन पहले देसी चीजों को तो ठीक कर लीजिए। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि आपने देखा होगा कि अभी नए संसद में पानी हो गया और जो पुरानी वाली संसद थी उसका इतिहास है वो और 10 साल तक चल सकती थी। वहीं पानी की बात करें तो अयोध्या मंदिर में भी पानी ऊपर से टपक रहा है। पानी की वजह से एयरपोर्ट का एक हिस्सा गिर रहा है। संसद में अब तक तो पूरा पानी आ गया है। वहां राजेंद्र नगर में एक बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई है। तो सरकार कहाँ है? ग्रीक की पार्लियामेंट, इटाली की पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट हमसे भी पुरानी है और वही लोगों ने बनाई हमारी पार्लियामेंट, और ठीक है, फिर भी नई पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा हजारों करोड़ अपने लोगों को देकर, आप ठेके भी अंदर अपने लोगों को दिए हैं, सब ठेके, लेकिन अंदर राम मंदिर लीक हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, प्रभु श्री राम को बिठाया है, ऊपर से पानी टपक रहा है, एयरपोर्ट गिर रहे हैं पानी से। अब तो पार्लियामेंट हमारी पूरी पार्लियामेंट, पूरा पानी पार्लियामेंट में आ रहा है। वहां दिल्ली में बेसमेंट में पानी गया, 3 बच्चों की मौत हो गई, पानी ही पानी है। तो सरकार है कहां? जो सरकार अपने पार्लियामेंट में पानी आने से नहीं रोक पाती,
1 साल नहीं हुआ पार्लियामेंट को हमारे, 1 साल नहीं हो गया अयोध्या के राम मंदिर में जो बनाया है जोर शोर से, सब जगह पर पानी टपक रहा है। हाँ नहीं सब वो ठीक छोड़ दीजिए। तो ये हिसाब जो है, जो हिसाब दिया है ठेकेदारों को, वो हिसाब फिर से होना चाहिए, किसको क्या मिला है और उसमें कमीशनबाजी क्या हो गई है, और ये सब ठेकेदार कौन थे। बड़े बड़े नाम लेते हो, पार्लियामेंट टाटा साहब ने बनाया, अयोध्या का राम मंदिर लार्सन टूब्रो ने बनाया, लेकिन ठेकेदार कौन थे उनके, वो किसी राज्य से प्रभावित थे, क्या थे, वो एक बार सामने आने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राहत बचाव कार्य जोरों पर है। पिछली रात भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी बचाव कार्य में लगे हैं। मैं अभी प्रभावित इलाकों में जा रहा हूं। निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान हमें जो लोग छोड़ कर गए हैं उनका है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी बॉडी को निकालने का काम किया जा रहा है। 49 के करीब लोग अभी भी लापता हैं। देखिए, राहत एवं बचाव कार्य पूरे जोर पर है। पिछली रात भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत नेगी जी है वो पूरी रात बचाव कार्य में लगे रहे, और अभी मैं जहां सबसे ज़्यादा मिसिंग हुई है मैं उसमें अभी मैं जा रहा हूं, और अगर धूप निकलेगी तो और प्रशासनिक जो बचाव कार्य है उसको हम और अधिक तेज़ी से करेंगे। निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है, सड़कें, पुल और पानी की योजनाएं, सिंचाई की योजनाएं सब बह चुकी है, लेकिन इन सब से भी बढ़कर जो जीवन लीला जिन साथियों की जो समाप्त हुई है और हमें छोड़कर चले गए हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब धूप निकलती है। और एनडीआरएफ की टीमें भी है, सेना की टीम भी लगी हुई है, पुलिस की टीम भी लगी हुई है, और हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो अभी स्पॉट पर भी है। अभी भी सर वो 49 के आसपास मिसिंग है। हाँ, अभी 49 के करीब मिसिंग है, पर और भी कुछ सूचनाएं आई है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि पिछली रात से कोई क्लाउड बस्ट नहीं हुआ है और आज थोड़ा सा मौसम खुला है, तो और युद्ध स्तर पर हम इस कार्य को कर रहे हैं। आखिर में सर नहीं, निश्चित तौर पर अभी तो हमारा मेन उद्देश्य तो है कि जो जाने 4 अभी लोग फंसे हुए हैं उनको हमने बचाने की सवेरे से प्रयास किया था। कल वो निकल नहीं पाए थे, आज हम उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो डेड बॉडीज डेब्रिस में दबी हुई है उनको निकाला जाए। और भगवान से ये है कि अभी बारिश नहीं हो तो हम क्लाउड बस्ट वाले जो एरिया है उसमें हम समीक्षा भी कर रहे हैं कि आगे हमने कैसे इस चुनौती को लड़ना, जो बरसात देर से शुरू हुई है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना विस्तृत आदेश पढ़ा। कोर्ट परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र सरकार की तरफ से इसरो के पूर्व प्रमुख राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित कमेटी के कार्यक्षेत्र पर बात कर रहा है। कोर्ट ने किसी भी परीक्षा के शुरुआती चरण से लेकर परिणाम आने तक के लिए कई कदम सुझाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी इस दिशा में अध्ययन कर अपने सुझाव देगी। इसी पर अब आप नेता संजय सिंह की प्रतिक्रिया आई है। देखिए, मैं किसी कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो अब तक पब्लिक डोमेन में आया है मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नीट यूजी की परीक्षा के मामले में अगर आप देखेंगी तो एक ही नंबर 67 बच्चों को कैसे मिल गया। 10वीं के बच्चे से अगर आप पूछिए वो भी कहेगा ये गड़बड़ी और घोटाला हुआ है। एक ही 720 अंक 67 बच्चों को मिल गया, सबके सब टॉप कर गए। और कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स हैं जहां से ये घटना हुई, गोधरा में, हरियाणा में। और अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है तो आप बताइए सीबीआई इंक्वायरी क्यों हो रही है? वो बेदी राम का नाम क्यों आया जो एनडीए के घटक दल का विधायक है? तो मुझे लगता है इन बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और जो री एग्जाम की मांग है कि नीट की दोबारा परीक्षा कराई जाए, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद SC/ST एक्ट के आरक्षण के अंदर कोटा देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने इस फैसले पर असहमति जताते हुए कहा है कि मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अभी पूरा आदेश नहीं पढ़ा है, मैं उसे स्टडी करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के कई कोट का इस्तेमाल किया गया है।
चंद्रशेखर आज़ाद ने आगे कहा कि बड़ी बात यह है कि हमने अंग्रेजों के सामने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सुनी थी, वही फिर से हो रहा है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो एकता हो रही है उसे तोड़ने का काम किया जा रहा है। मुझे ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जिन जजों ने यह ऑर्डर किया है उसमें से SC/ST वर्ग के कितने जज हैं। चंद्रशेखर आज़ाद यही नहीं रुके, आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप वर्गीकरण करना ही चाहते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। वहाँ लंबे समय से कुछ परिवार ने ही कब्जा कर रखा है। चलो शेड्यूल कास्ट में से किसी को तो आप घुसने नहीं दे रहे, लेकिन क्या सामान्य जाति में किसी और लोगों में अवसर नहीं है? लेकिन आप उनको भी मौका नहीं दे रहे हो। अगर आपको वर्गीकरण की शुरुआत करनी है तो सर्वोच्च संस्था यानी सुप्रीम कोर्ट से ही करनी चाहिए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि जल्द ही ईडी उनके घर छापा मारने वाली है। राहुल गांधी के इस बयान पर सियासी तूफान तो आना ही था, तो अब एनडीए के लोग पूछ रहे हैं कि राहुल को किस बात का डर है। तो वहीं इंडिया के सहयोगी कह रहे हैं कि जिसके साथ जनता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अरे कोई नहीं, जनता जिसके साथ होती है उसके सब फेल हो जाता मामला, कोई कुछ नहीं कर पाएगा राहुल गांधी। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी के लाए हुए नजूल भूमि एक्ट पर तंज कसते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी का नजूल भूमि एक्ट मामले पर कहना है कि इससे चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक हर्ष वाजपेयी, समर्थक दल जनसत्ता दल के रघुराज प्रताप सिंह के अलावा पूरी भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज़्यादा विधायक आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह खुल करके सामने आ गई है। यहाँ पर ये विधेयकों की नजूल भूमि की लड़ाई नहीं, ये नजूल भूमि पर जो है कब्जे की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, कुर्सी पर कब्जे की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक द्वंद्व खुल करके सामने आ गया है। अब दिल्ली, लखनऊ और गुजरात आमने सामने है। देखिए, कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो, अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। जननायक राहुल गांधी जी अब करोड़ों दिलों की आवाज हैं, गरीबों की आवाज है, मजलूबों की आवाज है, और शोषितों की, वंचितों की, पीड़ितों की, बेरोजगारों की आवाज है। और आज इस आवाज को कुछ क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के क्या नाम लिए दबाने की कोशिश की जा रही है सत्ता के द्वारा। ये आवाज दबेगी नहीं, क्योंकि ये आवाज करोड़ों जन का विश्वास है। आप ईडी की रेड कीजिए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि लोकसभा में मनोज झा ने 9वीं अनुसूची को लेकर जो सवाल संसद में किया था उसका जवाब आया है। बिहार में जातीय जनगणना करवाकर पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाया गया, इसे 65% किया गया। EWS का 10% पहले की तरह रखा गया है। हम लोगों को आशंका थी कि बीजेपी अड़ंगा लगाएगी। हमने कहा था कि तमिलनाडु के तर्ज पर बिहार के बड़े आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। कोर्ट जाने की आशंका भी थी, इसलिए 9वीं अनुसूची में डालने की बात कही थी। हम लोग उस समय भी शंकित थे कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और इस प्रकार की बातें आएंगी। कोर्ट में ये मैटर गया और कोर्ट द्वारा जो है ये रोका गया। फिर ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है, और हमने पहले भी कहा था कि अगर अनुसूची 9 में इसको नहीं डाला जाएगा तो हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। और बिहार सरकार किस प्रकार से पक्ष रख रही है हमको, क्योंकि भरोसा नहीं है मौजूदा एनडीए सरकार पर, बिहार की सरकार पर, क्योंकि भाजपा जो है उसमें बड़ी पार्टनर है। और चाहे केंद्र में हो या बिहार में, एनडीए की सरकार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए की सरकार चाहे बिहार वाली हो या देश में हो, ये नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसको अनुसूची 9 में डालें। तो हम लोगों का पहले भी कहते कि हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज दावा किया कि ईडी उनके यहाँ छापेमारी करने वाली है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। राहुल गांधी के इस दावे को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। वो संसद में झूठ बोलने के बाद अब बाहर गलत जानकारी फैला रहे हैं। वो खुद पर शर्मिंदा हैं। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं,
सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। नीट यूजी परीक्षा 2024 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सिस्टमैटिक फेलियर नहीं बताया है, जिस पर अब निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने मामले में जांच की मांग की है। नहीं, जब क्वेश्चन आउट होता है तो इसको आप समझिए। अब सरकार जो अपनी बात कहते हैं, दो पहले से ही गुजरात का मामला सामने में है, दिल्ली का मामला सामने में है। यदि सरकार हमेशा अपने पक्ष को रख करके कोई बात वहां रखती है सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय को ओपन माइंड से देखने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि एक कोई नई नीति, कोई पॉलिसी सर्वोच्च न्यायालय को बना देना चाहिए कि ताकि किसी भी कीमत पर आने वाले फ्यूचर में बच्चों की भविष्य में किसी भी तरह का क्वेश्चन पेपर लीक आउट नहीं हो और नजीर साबित होनी चाहिए। ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा कि कभी कोई हिम्मत ना करे। कोई चेयरमैन गलत सर्टिफिकेट, एम्स के डॉक्टर ने गलत सर्टिफिकेट। राजस्थान में मानसून ने फिर करवट ली। पिछले दिनों से मानसून की गति धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब ये फिर से सक्रिय हो गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीजन की सबसे ज़्यादा बारिश हुई। बुधवार देर रात से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक जारी रही। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 5:30 बजे तक जयपुर में 113 यानी 4 इंच बारिश दर्ज की गई है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान है। साथ ही साथ शेखावटी क्षेत्र के कई इलाकों में मानसून सक्रिय रहा है। कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में भी भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। सबसे ज्यादा यदि देखें बारिश तो पश्चिमी राजस्थान के खाजूवाला बीकानेर में 195 mm यानी अति भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो ये बारिश का जो आंकड़ा है वो 141 mm सर्वाधिक बारिश है। ये सवाई माधोपुर जिले में मलार डूंगर स्टेशन है। तो कुल मिलाकर पूर्वी राजस्थान के इवन 9 ऐसे जिले हैं राजस्थान में जहां पे अति भारी बारिश हुई है और 9 ही ऐसे जिले हैं जहां पे भारी बारिश की कैटेगरी में रेन हुई है। यानी कि ज्यादातर स्थानों में वाइड स्प्रेड रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। अधिकांश भागों में रेन हुई है, कहीं भारी है तो कहीं अति भारी बारिश भी रिपोर्ट है। हिजबुल्लाह ने लेबनान की तरफ से इजराइल को निशाना बनाया और 1 दर्जन से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। रॉकेट उत्तरी इजराइल के गलीली क्षेत्र में दागे गए हैं। इस हमले में किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। दरअसल इजराइल ने अधिकतर रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया और किसी रॉकेट को रिहायशी इलाके में नहीं गिरने दिया। इस हमले का जवाब देते हुए इजराइल ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। इजराइल ने बेरूत शहर के दक्षिणी हिस्से में हाल ही में बड़ा हवाई हमला किया था और उसमें हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री कमांडर फौज शुक्र, जिन्हें अल हाजिम मोहसिन के नाम से भी जाना जाता है, उनकी मौत हो गई थी। हिजबुल्लाह की तरफ से ये ताज़ा हमला फौज शुक्र के मारे जाने के बाद आया था। हिजबुल्लाह की तरफ से ताज़ा हमला फौज शुक्र के मारे जाने के बाद आया है। हिजबुल्लाह ने धमकी दी हुई है कि फौज शुक्र की मौत की बड़ी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। हमास चीफ इस्माइल हानिया के तेहरान में मारे जाने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजराइल पर सीधे हमले का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक ईरान हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के 3 अधिकारियों के हवाले से खबर दी है। वह मिसाइल ड्रोन आदि से तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े इजरायली शहरों को निशाना बनाने के फिराक में है। साथ ही यमन, सीरिया और इराक में अपने प्रॉक्सीज के जरिए भी हमले बढ़ाने की योजना बना रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया गया है कि इस बार का ईरान का हमला अप्रैल के हमले से बड़ा होगा। उस समय 300 प्रोजेक्टाइल्स दागे गए थे, जिनमें से अधिकतर को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन इस बार का हमला उससे अधिक घातक होगा। इसलिए इजराइल को इस बार अधिक चौकस रहने की जरूरत है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। देते हैं इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।